हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आर्टिकल्स के बारे में और आज उसी आर्टिकल्स की कंटिन्यूएशन क्लास है। आज हम बचे हुए दा के रूल्स पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। तो हमारा रूल नंबर 12 है आज। रूल नंबर 12, वॉर्स और रेवोल्यूशंस के बारे में। जितनी भी हमारी वॉर्स होती हैं, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई, सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गई, बैटल ऑफ पानीपत हो गई, बैटल ऑफ प्लासी हो गई, या जितनी भी हमारी रेवोल्यूशन हैं, जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गई या फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गई। कौन कौन से हमने बात करी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, बैटल ऑफ प्लासी, या बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ बॉक्सर। इस तरह रेवोल्यूशन हमने बताया, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये सब में बेसिकली दा आएगा इन सबसे पहले। हम दा के ही रूल्स पढ़ रहे थे, दा के ही रूल्स अब पढ़ रहे हैं कि जितने भी हमारी वॉर्स और रेवोल्यूशन है, इन सबसे पहले आर्टिकल दा आता है। यानी कि दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दी बैटल ऑफ पानीपत, दी फ्रेंच रेवोल्यूशन, दी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है दोस्तों, पर इसमें एक एक्सेप्शन है। सब सही है, इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करेंगे हम। बस छोटा सा एक्सेप्शन हमारा कि वर्ल्ड वॉर में जब हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लिखते हैं, वो ना लिख के हम वर्ल्ड वॉर 1 कर दें या वर्ल्ड वॉर 2 कर दें, तो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। नो आर्टिकल कम्स बिफोर वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2। तो ये छोटा सा एक्सेप्शन, हमें इस बात को ध्यान में रखना है। अच्छा, चलिए ये हो गया। अब हम बात करेंगे अपने रूल नंबर 13 के बारे में। क्या कहता है हमारा रूल नंबर 13? ये हम सभी बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं कि जो कोई यूनिक आइटम्स या कोई यूनिक बॉडीज होती हैं ना हमारे यूनिवर्स में, हमारी धरती में, उन सबसे पहले दा लगता है। अब जितनी भी हमारी हेवनली बॉडीज हैं, ये सभी यूनिक हैं, हम सब जानते हैं। जो हेवनली बॉडीज से नहीं समझे उन्हें हम समझा देते हैं। हमारी धरती, चंद्रमा, सूरज, मंगल ग्रह और ये जितने भी जुपिटर, सैटर्न, प्लूटो, स्टार्स, पोल स्टार, ये सभी जो है हमारी हेवनली बॉडीज हैं। तो इन जितनी भी हेवनली बॉडीज हैं, ये जो जितनी भी यूनिक बॉडीज हैं हमारी, इन सबसे पहले दा लगता है। बचपन में हमने सीख लिया था कि जितनी भी यूनिक बॉडीज हैं, अब हम उनको थोड़ा ज़्यादा क्लासिफिकेशन कर कर सीख रहे हैं। जैसे कि दी सन, दी अर्थ, दी पोल स्टार, दी जुपिटर, दी मून। तो हम सब समझ गए कि भाई सभी हेवनली बॉडीज से पहले दा आता है और इसमें कोई एक्सेप्शन भी नहीं है जो हमें समझना पड़े। सीधा सा रूल है। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 14 की। क्या कहता है हमारा रूल नंबर 14? वैसे तो हम सब जानते हैं कि जितने भी प्रॉपर नेम्स हैं उन सबसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, कोई आर्टिकल दा तो स्पेशली नहीं आता है। पर कई बार क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में ना बात करके एक क्लास की बात कर रहे होते हैं, या कहीं की एक फैमिली की बात कर रहे होते हैं। तो जब हम इस तरह फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली नेम से पहले दा आता है। जैसे कि आइए देखते हैं, द शर्मास हैव गॉन फॉर आउटिंग। दी शर्मास, शर्मास का क्या मतलब हुआ? पूरी दुनिया के सारे शर्मा नहीं, या कोई जो है स्पेसिफिक आर डी शर्मा नहीं।
शर्माज मतलब जो हमारे मान लीजिए पड़ोस में रहती है, शर्माज के अंदर जो 5 फैमिली मेम्बर्स हैं या जितने भी 5 फैमिली मेम्बर्स हैं, बेसिकली जब हमारी कास्ट में एस जुड़ जाए, जब हमारी कास्ट का प्लूरल फॉर्म एक फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा हो, शर्माज, दी गोयल्स, दी अग्रवाल्स, दी गोयल्स लिविंग नियर आवर होम आर वेरी सस्पिशियस, शक है हमें उन पर। तो दी गोयल्स यानी कि जो फैमिली की हमने बात करी, फैमिली से पहले द आर्टिकल आता है। अब हमारा रूल नंबर 15 क्या कहता है कि जब हम किसी पर्टिकुलर बंदे की बात करें या किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की बात करें तो उससे पहले द आ जाता है। द comes before particular person or object। जैसे कि द बॉय स्टैंडिंग आउटसाइड इज माई स्टूडेंट, पर्टिकुलरली बता रहे हैं कि जो लौंडा बाहर खड़ा है वो मेरा स्टूडेंट है। द बॉय, ऑब्जर्व कीजिएगा दोस्तों, द बॉय स्टैंडिंग आउटसाइड इज माई स्टूडेंट। इसी तरह द बॉय सिटिंग ऑन दैट डेस्क इज माई फ्रेंड। क्या बोला मैंने? द बॉय सिटिंग ऑन दैट डेस्क या द स्टूडेंट सिटिंग ऑन दैट डेस्क is my student, sorry, is my friend। द रिप्रेजेंट कर रहा है किसी पर्टिकुलर बंदे को। मैंने साफ साफ बता दिया है कि जो बंदा मेरे घर के बाहर खड़ा है या जो बंदा उस डेस्क पर बैठा है उससे, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, किसी और बंदे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो इसी तरह जब एकदम पर्टिकुलरली हम किसी पर्सन की या किसी ऑब्जेक्ट की बात करें तो उस ऑब्जेक्ट या पर्सन से पहले द आ जाएगा। अब इसी को आगे लेकर हम रूल नंबर 16 बनाते हैं। क्या कहता है हमारा रूल नंबर 16 दोस्तों कि 3 शब्दों का खास ध्यान देना है, हु, विच, दैट। जैसे ही ये 3 शब्द देखें आपके कान एकदम खड़े हो जाने चाहिए कि समझ जाना चाहिए आपको दा लगने का टाइम आ गया है। अब क्या कहा हमने इधर? दिस इज दी बुक विच आई वॉज लुकिंग फॉर। एक बात और ध्यान रखनी है दोस्तों, ये जो तीनों वर्ड्स हैं हु, विच, दैट, हमने ये तो कह दिया कि इन तीनों वर्ड्स का ध्यान रखना है, साथ में इन तीनों वर्ड्स से पहले हमारा नाउन आना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट नाउन द कैन नॉट अपियर इन आवर सेंटेंस। तो द इधर आ रहा है बुक से पहले। दिस इज दी बुक, दिस इज दी नाउन विच आई वॉज लुकिंग फॉर। तो ये बात ध्यान रखनी है कि नाउन से पहले आएगा द, नाउन प्लस हु, विच, दैट, तो यहां द आना है। ये होगा हमारा रूल नंबर 16। अब रूल नंबर 17 क्या कहता है? जब हम पूरे की बात करें, पूरे क्या होते हैं दोस्तों? जैसे कि होल, कंप्लीट, एंटायर, सेम। होल, कंप्लीट, एंटायर, सेम, ये चारों वर्ड्स का ध्यान रखना है हमें। होल, कंप्लीट, एंटायर, सेम, इन चारों वर्ड्स के आते ही हमें समझ जाना है क्या कि दा लगाने का टाइम आ गया है। देखते हैं कैसे, ध्यान दीजिएगा। दी, दा हमने लगाया होल से पहले इधर। होल बुक इज फुल ऑफ एरर्स। दा हमने लगाया है होल प्लस नाउन से पहले।
नाउन अगेन इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखना है, बस इसमें ध्यान ये रखना है कि होल, कंप्लीट, एंटायर, सेम जो है नाउन से पहले आ रहे हैं, दी, होल प्लस नाउन, फिर बाकी सेंटेंस। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 17। अब हम देखते हैं अपना अगला रूल। ये जो अगला रूल है इसको हमें बहुत ही ध्यान से देखना है दोस्तों। देखते हैं, सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल देखेंगे। इन दोनों एग्जांपल्स की बात करते हैं। ही इज रिच, रिच एडजेक्टिव है, सीधी सी बात है। क्या रिच के बाद में कोई नाउन आ रहा है? नहीं आ रहा, तो यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आ सकता। अब ही इज डैश रिच मैन, क्या मैन एक नाउन है? बिल्कुल है। और हमने पढ़ा है कि जब एडजेक्टिव प्लस नाउन आए तो एडजेक्टिव से पहले ए एन द आर्टिकल लग जाता है। अब एक ही बंदे की बात कर रहे हैं, हमें इससे पता चल रहा है ये बात कि एक ही पर्टिकुलर बंदा है, तो ए हम लगा सकते हैं या एन। यहाँ फिलहाल हम ए लगाते हैं। ए और एन का क्या डिफरेंस है ये भी हम आगे समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल इधर हम ए लगा के हम छोड़ देते हैं इस बात को। अब एक और एग्जांपल दोस्तों ध्यान से देखिएगा। रिच आर नॉट ऑलवेज पुअर, अमीर लोग जो होते हैं, सॉरी, रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। रिच है तो पुअर तो कैसे होंगे वो? ये हो सकता है कि खुश ना हो। रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। अब आप एक बार बताइए, जब हमने ये कह दिया कि रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, इसका क्या मतलब है? क्या हम किसी रिची रिच नाम के बंदे की बात कर रहे हैं? नहीं, किसी पर्टिकुलर बंदे की नाम तो बात तो हम कर नहीं रहे। तो रिच इधर हमारा नाउन तो नहीं है उस हिसाब से देखा जाए तो। रिच तो हमारा एडजेक्टिव होता है, जनरली हम सब जानते हैं रिच एडजेक्टिव है, जैसा हमने जब देखा। तो यहाँ क्रॉस आ जाना चाहिए, कोई नाउन नहीं आना चाहिए, कोई आर्टिकल नहीं आना चाहिए, पर हम लगा रहे हैं यहाँ पर दा। क्यों लगा रहे हैं दोस्तों? क्योंकि दोस्तों इधर आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि रिच होता जरूर है एडजेक्टिव, पर इधर हमने पर्टिकुलर सेंटेंस में रिच को एक नाउन की तरह यूज कराया है। जी दोस्तों, ये कोई प्रॉपर नाउन नहीं है। रिच रिच किसी पर्सन का नाम नहीं है, पर हमने रिच को एक क्लास का नाम दे दिया है। जैसे उधर हमने शर्माज और गोयल्स किया था, इसी तरह हमने इधर रिच एक क्लास को, यानी कि जो अमीर लोग हैं दुनिया में जितने भी, उन सभी की एक क्लास बना दी है रिच, और उस क्लास का नाम हमने रिच कर दिया है, कॉमन नाउन बना दिया हमने रिच का। अच्छा, अब इसके कुछ नियम है। सबसे पहले तो हमें ये समझने जरूरी है नियम की, कॉमन नाउन ये जो हमने बना दिया एडजेक्टिव का, कैसे किस बेस पर बनाया है। सबसे पहले तो आप ऑब्जर्व कीजिएगा हेल्पिंग वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब से ही हमें यहाँ पता चल रहा है कि एक बंदे की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे बंदों की बात हो रही है, क्योंकि आर है, प्लूरल है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि हेल्पिंग वर्ब शुड बी प्लूरल, तभी ये लॉ हमारा काम करेगा। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि जो हमारा एडजेक्टिव है वो थोड़ा वो पॉजिटिव होना चाहिए। वो अगर यहीं पर कोई नेगेटिव आ जाता तो हम दी का यूज नहीं करते। हो सकता है कि नेगेटिव एडजेक्टिव को हम कॉमन नाउन में कन्वर्ट करके कोई सेंटेंस बना पाए, पर फिर हम उसको दा यूज नहीं करेंगे वहां पर। ये जो रूल हम पढ़ रहे हैं अभी, ये हम पढ़ रहे हैं सिर्फ पॉजिटिव एडजेक्टिव्स के लिए। तो दूसरी कंडीशन हमने क्या लगा दी? पॉजिटिव एडजेक्टिव्स होना भी कंपल्सरी है। पहली बात, हेल्पिंग वर्ब शुड बी प्लूरल, दूसरी बात पॉजिटिव एडजेक्टिव। जब ये दोनों कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई होंगी तो हम आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं हमारे एडजेक्टिव से पहले, क्योंकि हमारा एडजेक्टिव अब बन चुका है कॉमन नाउन। ठीक बात दोस्तों, ये हो गया हमारा रूल नंबर 18। अब जब हम दो प्रॉपर नाउन्स का कंपैरिजन करते हैं तो भी हम दा का यूज कर लेते हैं कई बार। वैसे तो कहने को हम प्रॉपर नाउन से पहले दा नहीं लगाते, पर हम देखे जा रहे हैं कि एक के बाद एक हमारे प्रॉपर नाउन आ रहे हैं जिनसे पहले हम दा का यूज किए जा रहे हैं। एक केस तो एडजेक्टिव का भी देखा अभी हमने, तो अब इनका भी देख लेते हैं। कंपैरिजन होना पर जरूरी है।
बार बार हम यही बात कर रहे हैं कि द यूज तभी होता है जब कंपैरिजन हो। बहुत सारे रूल्स में हम देख रहे हैं कंपैरिजन बिटवीन टू प्रॉपर नाउन्स। आइए देखते हैं। मुंबई इज डैश मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो ये बना हमारा सेंटेंस, डैश मुंबई इज डैश मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो अब दा कहाँ आएगा दोस्तों? मुंबई तो बेचारा सिंपल के पता है कि प्रॉपर नाउन है, मुंबई को हमने छेड़ा भी नहीं है, तो इसलिए इससे आप पहले दा नहीं लगेगा। पर दोस्तों इधर जो मैनचेस्टर है ना, वो प्रॉपर नाउन नहीं रहा, वो असल में एक क्लास बन गया अपने आप में ही, बहुत ही अच्छे शहरों की। जैसे यूके और यूएसए में होते हैं, हम वही कहना चाह रहे थे कि मुंबई जो है ना इंडिया का मैनचेस्टर है, यानी कि इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ में से एक है मुंबई। जैसे मैनचेस्टर वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ है अपने कंट्री का, या फिर जैसे मैनहट्टन वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ है अपने कंट्री का। तो इसलिए हम यहाँ दा लगा रहे हैं क्योंकि हमने मैनचेस्टर को भी क्लास में यानी कि कॉमन नाउन में कन्वर्ट कर दिया है। तो अगेन दोस्तों जितने भी हमारे रूल्स हैं ना, जैसे जैसे हम एंड तक पहुँचते जा रहे हैं, हम यही बात सीख रहे हैं कि जहाँ पर भी कंपैरिजन आ जाए और जहाँ पर भी क्लास की बात हो, वहीं पर हम दा का यूज़ कर देते हैं। ठीक, चाहे फिर वो प्रॉपर नाउन लग रहा हो, एडजेक्टिव लग रहा हो, अगर क्लास और कंपैरिजन की बात हो रही है तो हम दा का यूज़ तो करेंगे ही। और देखते हैं, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर वैसे तो प्रॉपर नाउन है, सबको मालूम है, पर हमने शेक्सपियर का मतलब बना दिया बहुत ही बेहतरीन आला दर्जे का पोएट की क्लास, इसलिए दा लगा दिया। तो और इसी तरह अब अगर हम और बनाना चाहें, कश्मीर इज दी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कश्मीर को भी हमने कहा स्विट्जरलैंड, यानी कि वादियाँ, अच्छी अच्छी हसीन वादियाँ, बर्फ़, सुंदर दृश्य, ये सब जो स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है, जिसके लिए लोग दुनिया भर से स्विट्जरलैंड जाते हैं, वैसे ही हमारे देश में अपना स्विट्जरलैंड है जिसे हम कश्मीर के नाम से जानते हैं। तो कश्मीर इज दी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो ये नाउन, ये रूल हमें हो गया क्लियर। अब हम रूल नंबर 20 की अगर बात करें तो उसमें हम बात कर रहे हैं बॉडी पार्ट्स की। जी दोस्तों, जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उन सबसे पहले भी दा आ जाता है, दा प्लस बॉडी पार्ट्स। देखते हैं, ही हिट मी इन द लेग। बर्गलर हिट हिम ऑन द हेड। तो यहाँ हमने बात करी। अच्छा दोस्तों, एक और बात बताइए, जो बर्गलर है इधर है, आप ये गलती ना करें, बर्गलर पर्टिकुलर बर्गलर है, एक ही जो पर्टिकुलर चोर है उसने मेरे सर पे मारा या उसके सर पे मारा है। ये जो पर्टिकुलर चोर था जो ये चोरी करने गया था उसने मारा, इसलिए बर्गलर से पहले भी दा लग जाएगा। तो ये रूल नंबर हो गया 20। क्या कहा हमने कि जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, चाहे लेग हो, हेड हो, स्टमक हो, आर्म्स हो, सबसे पहले दा लगाना है, सीधी सी बात है। अब रूल नंबर 21 क्या कहता है? रूल नंबर 21 बात करता है, हम अभी तो हमने बॉडी पार्ट्स में बात करी हमारे बाहरी पार्ट्स की, अब हम अपने इनर क्वालिटी की बात कर रहे हैं। क्या इनर क्वालिटी की बात कर रहे हैं हम इसमें? इनर क्वालिटी जैसे कि द टीचर इन मी डज नॉट लेट मी टेल अ लाई। मेरे अंदर का टीचर मुझे झूठ बोलने से रोकता है, मुझे झूठ नहीं बोलने देता।
द टीचर इन मी डज नॉट लेट मी टेल अ लाई। मेरे अंदर का अध्यापक मुझे झूठ नहीं बोलने देता। इधर भी अगेन आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि टीचर एक क्लास हो गई है अध्यापकों की, यानी कि टीचर एक है ही ऑलरेडी वैसे तो क्लास। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि जो पर्टिकुलर मेरे अंदर बहुत सारी बुरी अच्छी क्वालिटीज होंगी, जो पर्टिकुलर टीचर की क्वालिटी है वो मुझे रोक रही है झूठ बोलने से। इसी तरह द पैट्रियट इन हिम asked him to join army। उसके अंदर का देशभक्ति ने उसको फोर्स किया, उससे बोला कि आर्मी ज्वाइन करो। उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज थी जिनमें से देशभक्ति वाली जो पर्टिकुलर क्वालिटी थी, उसने उससे पूछा कि तुम, उसने उससे बोला कि आर्मी को ज्वाइन करो। तो एक पर्टिकुलर हमारी जो क्वालिटी है उसकी बात अगर हम करते हैं तो उससे पहले भी द आ जाता है। तो तीन चीजें मेनली हमने समझी। एक तो पर्टिकुलर कोई पर्टिकुलर किसी व्यक्ति या पर्टिकुलर चीज की बात की जाए, दूसरा कंपैरिजन की बात की जाए, और तीसरा क्लास की बात की जाए। अभी तक मेजरली हमारे रूल्स इन तीनों चीजों से ही कवर हो जाते हैं। या चौथी चीज हो गई किसी यूनिक चीज की बात की जाए। तो अब देखते हैं हम रूल नंबर 22। अब रूल नंबर 22 बात कर रहा है इन्वेंशंस की। अगेन इन्वेंशन, हर इन्वेंशन अपने आप में यूनिक ही होती है। इन्वेंशन जैसे कि कोई ग्रामाफोन हो गया, या फिर बल्ब इन्वेंट हुआ था, टेलीफोन इन्वेंट हुआ था, टेलीविजन इन्वेंट हुआ था, ये मोबाइल इन्वेंट हुआ था। ये सारी जब हम एज एन इन्वेंशन इनकी बात करेंगे तो द यूज आएगा। जैसे कि आइए कुछ देखते हैं एग्जांपल। हु इन्वेंटेड टेलीविजन। ये सेंटेंस दोस्तों इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि जब हमने टेलीविजन की बात करी तो ये बात कर रहे हैं हम एज एन इन्वेंशन, और जब भी हम किसी इन्वेंशन की बात करेंगे तो उस इन्वेंशन से पहले द आना कंपल्सरी है। हु इन्वेंटेड द टेलीविजन। एडिसन इन्वेंटेड द बल्ब। ठीक है दोस्तों, पर इसमें ना एक एक्सेप्शन भी है। अब मतलब एक्सेप्शन कह लीजिए या ये कह लीजिए कि खाली एज एन इन्वेंशन की बात करनी है तो ही हमें द लगाना है। पर मान लीजिए मैंने बोला कि आई बॉट अ बल्ब फ्रॉम मार्केट। आई हैव बॉट अ बल्ब फ्रॉम मार्केट। क्या बोल रहा हूं मैं इधर कि मैं एक बल्ब खरीद लाया मार्केट से, क्या बड़ी बात है इसमें। पर जो इधर ए रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये कोई आर्टिकल रिप्रेजेंट नहीं कर रहा दोस्तों। ये A1 को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैंने एक बल्ब खरीदा है। तो वो जो वन क्वांटिटी है हमारी, उसको हम ए से रिप्रेजेंट खरीद रहे कर रहे हैं। इधर हम ये नहीं कह सकते कि हमने अगर इन्वेंशन की बात नहीं कर रहे थे तो दा की जगह ए लगा देंगे। नहीं, हमें कोई आर्टिकल ये यूज नहीं करना था। हमने खाली ए इसलिए लिखा क्योंकि हमें बोलना था आई हैव बॉट वन बल्ब फ्रॉम मार्केट। इसी तरह मैं बोल सकता था आई हैव बॉट टू बल्ब्स फ्रॉम मार्केट। तो ए का यूज नहीं होता। ये नहीं कहते आई हैव बॉट आर टू बल्ब्स या फिर आई हैव बॉट दी टू बल्ब्स। कोई दो पर्टिकुलर बल्ब भी थोड़ा ना दुनिया के मैं अजूबे बल्ब खरीदने गया था। मैं तो कोई भी दो बल्ब मिल जाते वो उठा लाता मैं, मेरी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि ए जो है इधर वन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जब हम इन्वेंशन की तरह यूज नहीं कर रहे तो आर्टिकल नहीं लाएंगे हम। अब बिल्कुल इसी तरह सेम हमारा अगला रूल, रूल नंबर 23 है। इस रूल को एकदम ध्यान में रखें दोस्तों, क्योंकि अगला रूल भी इसी से संबंधित है। रूल नंबर 23 क्या कहता है? रूल नंबर 23 बात कर रहा है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की।
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दोस्तों कैसे हो गए, जैसे कि गिटार हो गया, पियानो हो गया, या जितने भी हमारे हो जाते हैं जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अभी जैसे कि शहनाई हो गई, फ्लूट हो गई, हारमोनियम हो गया, ये सभी हमारे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कि क्या बनाया जाए, ये बना देते हैं कि आई एम प्लेइंग द गिटार। ही हैज लर्न टू प्ले द हारमोनियम। या कुछ भी कह सकते हैं, हारमोनियम हो गया, फ्लूट हो गया। इस तरह से मतलब हमारे जो भी जब हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे तो दा लगना चाहिए, स्पेशली जब हम उनको बजाने की बात कर रहे हो, उनके यूज़ की बात करेंगे तो। अब मैंने इसलिए कहा था कि आपसे वो ध्यान रखने के लिए पुराना एक्सेप्शन, क्योंकि जब हम मार्केट से खुद खरीदने की बात कर रहे थे, यानी कि उस इन्वेंशन की इन्वेंटर के बारे में, मतलब उस इन्वेंशन को एज एन इन्वेंशन ना बात करके हम उसको एज अ प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे, तो हमने आर्टिकल का यूज़ नहीं किया था। इधर भी जब हम किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को उसके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह उसको बात ना करें, बल्कि उसे सिंपली एक प्रोडक्ट की तरह ही बात करें। जैसे कि अगेन वही एग्जांपल हम लें, आई हैव बॉट अ गिटार फ्रॉम मार्केट। मैंने एक गिटार खरीद लिया मार्केट से, मैंने एक गिटार खरीद लिया। अगेन इसलिए आया क्योंकि एक गिटार खरीद लिया, ये वननेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर मैं बोलता है बॉट टू गिटार्स फ्रॉम मार्केट, तो ये ए भी हट जाता, सिर्फ सिंपली टू गिटार्स हो जाता। और द यूज इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हम इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह बात ही नहीं कर रहे हैं, इसको हम मात्र एक प्रोडक्ट की तरह बात कर रहे हैं। जैसे मैंने बाजार से आलू गोभी खरीद ली हूँ, वैसे ही मैंने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट खरीद लाया हूँ मार्केट से। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 23। रूल नंबर 24 क्या कहता है हमसे, जब भी हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात करें या फिर किसी रिलीजियस कम्युनिटी की बात करें, तो तो क्या होगा दोस्तों, दा आएगा इन सबसे पहले। ये तो हम समझ चुके हैं, सारे दा के रूल्स हैं, बस खत्म होने ही वाले हैं अब ये रूल्स। जैसे कि दी एनडीए, दी कांग्रेस, दी आम आदमी पार्टी और आप। अगेन इनको शॉर्ट फॉर्म में यूज करें या फुल फॉर्म में यूज करें, दा दोनों ही सिचुएशन से पहले आना ही है। या फिर दी हिंदूज, रिलीजियस कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो दी मुस्लिम्स, इसी तरह दी सिख्स, दी क्रिश्चियंस, ये सारी जो भी रिलीजियस कम्युनिटीज और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन सबसे पहले द आना है। पर अगर हम इन रिलीजियस कम्युनिटी में बात करें तो हिंदूज को हिंदूज की तरह ना बात करें और एक कम्युनिटी की तरह ना बात करें, बल्कि एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हो, तो क्या होगा, जैसे कि ही इज अ हिंदू। क्या बोला मैंने, वो व्यक्ति हिंदू है। तो हमने किसी कम्युनिटी की बात नहीं करी, हमने ये नहीं कहा कि वही सारे के सारे हिंदू वही आदमी है, हमने कहा वो बंदा एक हिंदू है, वो अपना उसका जो रिलीजन है वो हिंदू है। तो इधर हमने दा की यूज नहीं करी है, हमने ए लगा दिया क्योंकि हम एक बंदे की बात कर रहे हैं इधर। तो ये हो गया रूल नंबर 24, जिसमें हमने पॉलिटिकल पार्टी और रिलीजियस कम्युनिटीज की बात करी और एक्सेप्शन की बात करी कि जब हम एज अ कम्युनिटी ही इनकी बात ना करें तो दा का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि दा क्लास या कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के काम आता है। अब जो हमारा ये रूल नंबर 25 है और ये आखिरी रूल है हमारा दा से रिलेटेड,
क्या कहता है ये रूल नंबर 25? ध्यान से देखें दोस्तों, ये थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा सा रूल है। आर्टिकल नाउन प्लस आर्टिकल नाउन, नाउन से पहले आर्टिकल लगाया, फिर मान लीजिए कुछ हमने एंड लिख दिया या कुछ और लिख दिया बीच में, और एंड ही मान लेते हैं लिख दिया, एंड आर्टिकल नाउन कर दिया हमने मान लेते हैं, तो जो हमारा वर्ब है, जो हमारा सेंटेंस है, वो प्लूरल मान लेगा। वो मान लेगा कि ये जो दो अलग अलग व्यक्ति हैं, प्लूरल, हमारा वर्ब प्लूरल चलेगा फिर। पर अगर हम आर्टिकल नाउन एंड नाउन, आगे कुछ कुछ सेंटेंस हमारा, तो जब आर्टिकल से शुरू में लगा और बीच में हमने आर्टिकल का इस्तेमाल दोबारा नहीं किया है, तो यही वर्ब और यही सेंटेंस हमारा सिंगुलर हो जाएगा। अभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा ये रूल, पर हम इसका एग्जांपल समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं हम। द प्रिंसिपल एंड द चीफ गेस्ट हैव अराइव्ड। ये हो गया हमारा पहला सेंटेंस। दूसरा, द प्रिंसिपल एंड चीफ गेस्ट हैज अराइव्ड। अब हम इसको देखते हैं सेंटेंस को, इन दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है। पहले में कह रहा है कि प्रिंसिपल और साथ में चीफ गेस्ट पधार गए हैं, यानी कि दो अलग अलग बंदे हैं, प्रिंसिपल और चीफ गेस्ट अलग अलग लोग, दो अलग अलग लोग आए हैं। जबकि दूसरे में दी प्रिंसिपल एंड चीफ गेस्ट का मतलब हो गया जो हमारी प्रिंसिपल हैं वो ही हमारी चीफ गेस्ट हैं, कोई अलग से चीफ गेस्ट नहीं है, प्रिंसिपल को ही चीफ गेस्ट बोला गया है इस सेंटेंस में। और यही हम देखेंगे डिफरेंस कि जब दो आर्टिकल्स अलग अलग यूज करें तो इन दोनों आर्टिकल्स ने इन दोनों बंदों को अलग अलग कर दिया, जबकि आर्टिकल हमने जब शुरू में ही यूज किया तो प्रिंसिपल एंड चीफ गेस्ट को एक ही व्यक्ति बना दिया इस आर्टिकल ने। तो यही लास्ट यूज है हमारे रूल है हमारे द के यूज से रिलेटेड। अब नेक्स्ट क्लास में हम अपने ए और एन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई होगी और दा के सभी रूल्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको कोई भी परेशानी है आर्टिकल से रिलेटेड या किसी भी और टॉपिक से रिलेटेड तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं। और साथ ही हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू।